Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. कल यानी 26 अक्टूबर 2023 से आपके NTA CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। कल जिन भी लोगों का एग्ज़ाम था, आई होप कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। आप लोगों ने मेहनत की है, मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना है। ओके, रिज़ल्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की इस क्लास में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2023 से रिलेटेड होंगे और उसके साथ साथ हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट प्लेस ऑफ हायर लर्निंग डिड द फेमस रॉयल फिजिशियन जीवक हु हैड क्योर्ड द किंग बिम्बसार स्टडी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जिसका नाम क्या था, जीवक, और जिसने बिम्बसार जो सम्राट थे उनका नाम था बिम्बसार, उनका भी उपचार किया था, यानी कि किंग बिम्बसार का भी उपचार किया था। और वो खुद भी एक प्रसिद्ध शाही चिकित्सक था जिसका नाम था जीवक। तो उसने अपनी हायर एजुकेशन की शिक्षा कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की थी? तक्षशिला, कांची, जेंद्र विहार या फिर वल्लभी। तो यहाँ पर जीवक की बात हो रही है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एक प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जो था जीवक, उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। ओके, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी आखिर है कहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में आपके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आप मुझे बताना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रिएटेड अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट एट पूसा। यहाँ पर यह कहा गया है कि वो कौन था जिसने एक नई पॉलिसी बनाई, किस पर? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, और उसके साथ ही पूसा में केंद्रीय संस्थान का भी निर्माण किया। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिलिंथगो। इसका आंसर आपको बताना है। ये आपका जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कृषि पर एक नई नीति बनाई थी और उसके साथ ही केंद्रीय संस्थान का निर्माण भी किया था। क्वेश्चंस एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होते हैं आपके पेपर 1 में, बट क्या होता है, कई बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका बहुत फ़ायदा है, बिकॉज जो क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपका मैचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एक लिस्ट में दिया गया है ऑनलाइन टूल्स का नेम और दूसरी लिस्ट में दिया गया है उनका फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है एड पजल, सेकंड माइंड मीस्टर, थर्ड है गूगल डॉक्स एंड फोर्थ है मेंटीमीटर। तो देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, माइंड मीस्टर, माइंड से रिलेटेड है, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा वो भी माइंड से रिलेटेड है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बी का क्या हो जाएगा, 3। बी का 3 कहाँ कहाँ पर है? अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो बी का 3 या तो सेकंड ऑप्शन में है या फिर फोर्थ ऑप्शन में है। तो हमारा 1 और 2 हम काट देते हैं। ओके, अब 2 एंड 4 में से देखते हैं कौन सा सही होगा। माइंड मीस्टर को हमने माइंड मैपिंग के साथ रिलेट कर दिया। अब हम देखते हैं गूगल डॉक्स, क्योंकि गूगल के बारे में हमें पता है। गूगल डॉक्स क्या होता है? गूगल डॉक्स या फिर गूगल फॉर्म किस लिए किए जाते हैं? जैसे कि ऑनलाइन सर्वे कराने हैं या फिर आपका फीडबैक लेना है। गूगल फॉर्म आपने भी कई बार फिल किया होगा कि बहुत से लोग ऑनलाइन सर्वे के लिए उनका यूज़ करते हैं, बहुत से लोग आपकी राय जानने के लिए उनका यूज़ करते हैं। आप खुद भी अपना गूगल फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, तो गूगल डॉक्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? लाइव पोलिंग एंड फीडबैक के लिए। तो सी का क्या हो जाएगा, 1। और देखो ऑप्शन 2 में ही है सी का 1। तो बी का 3, सी का 1, 2 का हमें आंसर मिल गया है। ए का देखते हैं,
ए एड पजल, पजल किसको किसको कहते हैं, गेम को। और जब आप कोई गेम सॉल्व करते हो तो उसमें आप इंटरेक्ट होते हो, तभी तो आप गेम खेलते हो, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एड पजल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव वीडियोस। ठीक है, ये ऑनलाइन टूल्स हैं, इतना याद रखना आप। ये पजल वो वाला नहीं है जो आप वैसे ही सॉल्व करते हो, ये एड पजल है। ठीक है, ये ऑनलाइन टूल है, तो इसको आप इंटरेक्टिव वीडियोस के साथ कनेक्ट करोगे। तो ए का हो जाएगा हमारा 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी बचता है हमारा, तो डी का हो जाएगा 2, कंटेंट क्रिएशन। जो हमारा मेंटीमीटर होता है वो कंटेंट क्रिएशन के काम आता है। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पूरा पेपर कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से बन रहा है। आपको जब भी इस तरीके का नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है -1, देन 0, उसके बाद 3, उसके बाद 8, उसके बाद 15 और उसके बाद 24। जो लोग मैथ्स पढ़े हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चंस होते हैं। बट जिन लोगों का बैकग्राउंड आर्ट रहा है उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिकॉज आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो देखो -1 से 0 आ रहा है, कितने का गैप है, 1 का। ठीक है, 0 के बाद क्या आ रहा है, 3, यानी 0 1 2 3, कितने का गैप, 3 का। उसके बाद 3 के बाद आ रहा है 8, काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, कितने का गैप हुआ, 5 का। उसके बाद देखो सीक्वेंस, देखो क्या चल रहा है, 1 3 5, अगला क्या होगा, 7। आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब 1 3 5 का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो 5 के बाद क्या आएगा, 7, यानी यहाँ पर ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 8 में हम कितने ऐड करेंगे, 7, तो हमारा क्या हो गया 15, और उसके बाद 7 के बाद क्या आता है हमारा 9, 15 में आप 9 ऐड करो तो क्या आएगा 24। इसी तरीके से 9 के बाद क्या आएगा 11, अगर आप 24 में 11 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पर 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 35। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरीके से ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, पहले आप प्लस देखिए, फिर माइनस देखिए, फिर देखिए क्या स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब है, किस तरीके से सीक्वेंस बन रहा है, उसके बाद आप आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट वॉक्स 1 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन की मैंने आपकी एक सेपरेट क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन सबसे इजी होता है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में। अगर डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए आपका काम बन गया, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो अगर आपको उसका बेसिक पता है तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है ना, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, क्या करना है, जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज़ डायग्राम बनाते जाइए। और डायग्राम कैसे बनाना है ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डायरेक्शन वाली क्लास ज़रूर देखना, मैथमेटिकल रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट है जो 1 किलोमीटर चलता है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमारा किधर होता है, इधर। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट है, जहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रहा है उसको ज़रूर मार्क कर लेना। ठीक है, तो इस जगह से चलना स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, मान लीजिए ए है ये स्टूडेंट। ठीक है, इसने स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ, ये चला, कितना चला, 1 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न्स टू दी साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। उसके बाद वो साउथ की दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। साउथ किधर होता है हमारा, देखो इस तरीके से होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब साउथ की तरफ वो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो साउथ हमारा किधर होगा, इधर। कितना चला वो, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या करता है, देयर आफ्टर ही टर्न्स टू ईस्ट। उसके बाद वो फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है दोबारा, यानी ईस्ट हमारा इधर ही है और इधर वो कितना चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद अगेन टर्न्स टू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर। नॉर्थ किधर है, हमारा ऊपर की दिशा में है, तो हम यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर चलेंगे। देखो 5 तो यही हो गया और ऊपर और लगा लो, कितना हो गया ये पूरा 9। 5 तो यहीं तक हो गया हमारा, क्योंकि ये 5 है तो ये 5 और ऊपर कितना हो गया हमारा 4, यानी ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 9। ओके,
अब उसके बाद पूछा है हाउ फार इज द स्टूडेंट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, ये ए, और उसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये पूछी गई है आपसे कि ये क्या होगी। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपकी लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी कि देखो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये लिख रहा है ना 2, तो ये कितनी होगी 2, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी ये वाली जो लाइन है वो है 3 और ये वाली लाइन है हमारी 4। ठीक है, अब हमें ये वाली लाइन पता करनी है। तो जिन लोगों से पाइथागोरस थ्योरम आता है वो तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनसे नहीं आता उनको मैं बता रही हूँ। तो हमें क्या सॉल्व करना है कि ये है 3, यानी ये इसको बी मान लीजिए, ये जो है हमारा बी है। ठीक है, ये जो है हमारा बी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी पॉइंट है। हमें क्या पता लगाना है, ए और सी के बीच की दूरी का पता लगाना है। अब हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। कैसे लगाएंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप क्या करते हो, ए सी स्क्वायर, हमारा ए सी था ना, वो ए सी निकालना था, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से बना था ना हमारा, ऐसे ये था ए, ये था बी, और ये था हमारा सी। ठीक है, ये कितना था हमारा, ये था हमारा 3, और ये था हमारा 4, और इसको हमें फाइंड आउट करना था, यही तो बना था, ये था हमारा सी। ओके, अब हम देखो क्या करेंगे, ये हमारा आ गया पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कैसे करोगे आप, ए बी क्या है हमारा 3, तो यहाँ पर आप कर दोगे 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है हमारा 4, यहाँ पर आप कर दोगे 4 का स्क्वायर, और इनका कर दोगे आप स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका क्या होता है स्क्वायर रूट। तो आपका आंसर आ जाएगा कि ए सी क्या होता है, ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना होगा, 16 प्लस 9 होगा आपका 25। ठीक है, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 5 किलोमीटर। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो दोबारा से वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, बस आपको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और उसके बाद जो भी आपका डायग्राम बना उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट अफेक्ट लर्निंग। इन ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन सा है जो कि आपकी लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है। तो देखो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दिया गया है। कल्चरल बैकग्राउंड क्या आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा, हाइट, ब्लड ग्रुप, एज या कॉम्प्लेक्शन। ध्यान से पढ़िए और ये बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी, कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। तो देखो कल्चरल बैकग्राउंड क्या अफेक्ट करेगा, पता नहीं, नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं। हाइट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। ब्लड ग्रुप आपका चाहे ए है, बी है, सी है, ओ है, कुछ भी है, आपका ब्लड ग्रुप आपकी लर्निंग पर इफेक्ट नहीं डालता है। आपकी हाइट लर्निंग पर इफेक्ट नहीं डालती है। आपका कॉम्प्लेक्शन कोई इफेक्ट नहीं डालता है आपकी लर्निंग पर कि आप किस रंग के हो। आपका कोई भी रंग है, आपकी उस लर्निंग से क्या उसका मतलब। ठीक है, तो हमारा जो बी है एक तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है नॉट, और ब्लड ग्रुप और उसके साथ कॉम्प्लेक्शन, यानी BCE कहीं पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है BCE। देखो एज जो होती है, एज 100% आपकी लर्निंग पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लर्निंग के जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो एज और हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, ये दोनों चीज़ें हमारी लर्निंग पर अफेक्ट करती हैं। बट जो हमारा हाइट है, ब्लड ग्रुप है और कॉम्प्लेक्शन है, ये तीनों चीज़ों का हमारी लर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी हाइट क्या कुछ भी है, ब्लड ग्रुप कुछ भी है, आपका रंग रूप कुछ भी है, उससे आपकी लर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statements is logically equivalent to the statement all philosophers are realist। यहाँ पर आपको बताना है, देखो मैंने बहुत बार आपको बताया है
कि लॉजिकली इक्विवेलेंट से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा पेपर में, क्योंकि हर शिफ्ट में और हर पेपर में मैंने देखा है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जून वाले एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर कर लेना। इसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। ये एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 20 to 25 मिनट की क्लास है, उसको आप देख लेना। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जब भी लॉजिकल इक्विवेलेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ऑल फिलोसफर्स आर रियलिस्ट, यानी सभी दार्शनिक यथार्थवादी हैं, तो इसके जैसा इन चारों में से कौन सी बात कह रही है। मिलाने के लिए अगर बैठोगे आप तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको देखते ही आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पर लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, और मैंने आपको बताया था ऑब्वर्जन में क्या होता है हमारा, कि जो हमारा ऑल होता है ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, इसको हम सबसे पहले यूनिवर्सल निगेटिव कर देते हैं। यूनिवर्सल निगेटिव क्या होगा, नो। तो यहाँ पर नो कहाँ है, 3 में है, देखते हैं 4 में है बल्कि, कौन सा सही आंसर होगा। और जो हमारा रियलिस्ट है, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, उसको हम कर देते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, यानी रियलिस्ट के शुरू में हम क्या लगा देंगे, नॉन, नॉन रियलिस्ट। अब ऑल का हमें करना है नो, और रियलिस्ट से पहले लगाना है नॉन। कहाँ पर लगा हुआ है, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, नो फिलोसफर इज नॉन रियलिस्ट, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख गया। बस ये 2 काम करने होते हैं आपको ऑब्वर्जन में, और ऑब्वर्जन से आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट आ जाता है, कन्वर्जन से भी आ जाता है, कॉन्ट्रापोजिशन से भी आ जाता है। आपको देखना है कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वर्जन अप्लाई हो रहा है और आपका सही आंसर हो जाएगा नो फिलोसफर इज नॉन रियलिस्ट। ठीक है, बाकी के जो कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन है वो भी आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नो फिलोसफर इज नॉन रियलिस्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। ये तो अगर आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की मेरी क्लासेस देखी हैं, मैंने लगातार आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो देखते ही बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो, जब भी आपका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो वही वाला अपने डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ए ई आई एंड ओ, ये हमारा हो गया डायग्राम। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कॉन्ट्रेरी, जो ए और ओ होते हैं ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, और कॉन्ट्रेरी क्या होता है हमारा, ए एंड ई, ये दोनों आपस में होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, तो ऑल वाला केस कहाँ पर है, यहाँ पर, और नो वाला केस कहाँ पर है, यहाँ पर। ऑल मूवीज आर थ्रिलर्स, नो मूवीज आर थ्रिलर्स, तो यहाँ पर ऑल हो रहा है, यहाँ पर नो यूज हो रहा है। ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव देयर लोकेशन इन बिहार। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको ये बताना है कि बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटी है। वल्लभी, विक्रमशिला, श्री धन्य कटक या फिर ओदांतपुरी, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो, आपको याद रखना है बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला, जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, बिहार में। Which of the following should always be regarded as security risk to computer system। ये आपका ICT से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है उसको हम सिक्योरिटी रिस्क की तरह मानते हैं, जो कि एक गलत है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, कंप्यूटर सिस्टम को। तो वो आपके चैट रूम्स हैं, कुकीज़ हैं, फार्मिंग हैं, या फिर वायरस हैं, या फिर VoIP। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी चीज़ है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखो, जो चैट रूम्स होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया है जो रिस्क है, जो रिस्क है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। चैट रूम्स बिल्कुल नहीं होगा, कुकीज़ भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुकीज़ क्या होता है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट ऑन करते हो तो वहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ दिखता है एक्सेप्ट कुकीज़, इस तरीके से कोई कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा, जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हो उसके नीचे लिखा हुआ दिखेगा आपको। कुकीज़ का मतलब होता है कि अगर आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उसका मतलब है कि आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन उसी से रिलेटेड कंटेंट दिखाई देगा, उसी से मिलता जुलता, तो वो आपकी एक तरीके से हेल्प के लिए है, ताकि आप ब्राउजिंग अच्छे से कर सको। तो कुकीज़ नहीं होगा। और जो VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन जो फार्मिंग है और वायरस, तो वायरस तो आपको पता चली गया होगा। और तो कोई वायरस, डी, चारों ही ऑप्शन में डी दिया गया है, तो सिर्फ वायरस देखकर तो आप आंसर नहीं कर सकते थे सही। लेकिन जो फार्मिंग होता है
वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर सी और डी सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक हैं। अब वायरस तो आपको पता ही है वायरस क्या होता है। जो फार्मिंग है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 2। फार्मिंग क्या होता है? देखो फार्मिंग होता है, इन दिस एग्जाम्पल फार्मिंग अटैक द अटैकर्स इंजेक्ट मैलिशियस DNS रिकॉर्ड्स टू रीडायरेक्ट वेब ट्रैफिक। फार्मिंग का मतलब होता है जैसे कि ये है यूज़र, आप यूज़र हो, आप यूज़ कर रहे हो, आपने कोई वेबसाइट डाली, ठीक है, आपने कोई गूगल किया किसी वेबसाइट को, आपने जिस वेबसाइट को गूगल किया वो वेबसाइट ना ऑन होके जो अटैकर होता है वो आपको किसी और ही फेक वेबसाइट पर पहुंचा देता है। आपने डाला तो इस वेबसाइट का एड्रेस था, ये है आपकी रियल वेबसाइट जहां आपको जाना था, लेकिन अटैकर क्या करता है, बीच से अटैक कर देता है और आपको किसी फेक वेबसाइट पर पहुंचा देता है। ये होता है फार्मिंग आपकी। ओके, तो ये भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कैसी होगी, नुकसानदायक होगी। तो अब आपको याद रहेगा कि फार्मिंग क्यों गलत है। 3Rs यूज्ड फॉर द मिटिगेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज आर, यानी 3R का प्रयोग ठोस अपशिष्ट के अपशमन के लिए या फिर मिटिगेशन के लिए या न्यूनीकरण के लिए किया जाता है। किन 3R का प्रयोग करते हैं ताकि हम सॉलिड वेस्ट का मिटिगेशन कर सकें? रिकवर, रिड्यूस, रीयूज, रेस्ट्रिक्ट या फिर रिसाइकिल। बहुत सारी चीज़ों पर भी आपने लिखा हुआ देखा होगा ये 3R, तो अगर आप पहचान सकते हो तो इसमें पहचानिए कि कौन सा सही आंसर होगा। देखो सबसे पहला क्या होता है आपका, रिड्यूस यानी कम करना, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, रीयूज। पहले आप रिड्यूस करोगे, ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पहले आप यूज़ करना कम करोगे यानी कि रिड्यूस करोगे। रीयूज़ यानी आप प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ करोगे, उसको दोबारा से यूज़ करोगे। तो रीयूज़ और रिसाइकिल, और इस तरीके से आप चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हो। तो प्लास्टिक वाले एग्जाम्पल से आपको याद रखना है, प्लास्टिक को आपको कम से कम यूज़ करना है यानी रिड्यूस करना है उसका यूज़, रीयूज़ करना है यानी कि दोबारा से प्लास्टिक को यूज़ करना है ताकि वो रिसाइकिल हो सके। तो यहाँ पर बी, सी और ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वेरिएशन इन टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, यानी अगर टाइम में वेरिएशन दिखाना है आपको, टाइम बदलने के साथ किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, तो वो आप लाइन चार्ट से ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर स्कैटर प्लॉट। तो आपको इन सारे चार्ट को भी अच्छे से पढ़ना होगा। आज जाकर गूगल करना कि बार, एक तो हिस्टोग्राम होता है, एक बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है, इनका डायग्राम कम से कम आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट, क्योंकि टाइम सीरीज़ की जहाँ पर भी बात होगी तो वो हमारा लाइन चार्ट से रिलेटेड होगा। देखो, लाइन चार्ट इज़ ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू शो इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। लाइन चार्ट का हम यूज़ करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए जो कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पर लिख रहा है नंबर ऑफ हाउसेज सोल्ड, यहाँ पर लिख रही है क्वांटिटी कि कितने हाउस सोल्ड हुए, कितने हाउसेस बिके, और उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है मंथ, तो ये क्या हुआ, टाइमिंग। तो ये है क्वांटिटी किसकी, हाउसेस की, और ये है टाइमिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन चार्ट। इस लाइन के थ्रू शो किया जा रहा है कि कैसे टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई, तो ये होता है आपका लाइन चार्ट। ओके, बाकी के चार्ट भी आप लोग आज गूगल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, देयर 3 daughters एंड 2 sons एंड देयर 2 wives, how many males and females respectively are there in this family। तो देखो, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है, लेकिन ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन आपको नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि एक फैमिली है, वहाँ पर एक तो है हस्बैंड और एक है वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ की 3 तो हैं डॉटर, 2 हैं लड़के और उनकी 2 हैं वाइफ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितने मेल होंगे कितने फीमेल होंगे। तो देखो, एक तो हो गया हस्बैंड और एक हो गई वाइफ। अब जो मेल हैं उसको आप यहाँ लिखिए और जो फीमेल हैं उसको आप यहाँ लिखिए। हस्बैंड के साथ कौन है, उसके 2 बेटे हैं। वाइफ के साथ फीमेल में कौन कौन आएगा, वाइफ के साथ इनकी 3 तो डॉटर हैं और उसके साथ 2 इनके बेटों की क्या है, वाइफ हैं। तो देखो कितने हुए, मेल कितने हुए, एक तो हस्बैंड और 2 ये, टोटल कितने हुए, 3।
और उसके साथ एक वाइफ हैं, उनकी 3 बेटी हैं और उनके बेटों की 2 बीवी हैं, ठीक है, वाइफ हैं। तो कितने हुए? 3, 4, 5 और एक ये 6, यानी 3 और 6, 3 है हमारे मेल और वाइफ कितनी है? 6, यानी 3 एंड 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। A person who studies the symbiotic relationship between people and the media technologies which they create and use is identified as, यानी जो व्यक्ति लोगों और उसके द्वारा सृजित और प्रयुक्त मीडिया प्रौद्योगिकियों के बीच सहजीवी संबंध का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? यानी एक व्यक्ति जो कि रिलेशन बताता है, रिलेशन देखने की कोशिश करता है लोगों के बीच, लोगों और उसके जो मीडिया टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं उसके बीच अगर रिलेशन वो देखना चाह रहा है तो उस पर्सन को आप क्या कहोगे? मीडिया इन्फ्लुएंसर कहोगे, मीडिया सोशलॉजिस्ट कहोगे, मीडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहोगे या फिर मीडिया इकोलॉजिस्ट कहोगे? तो देखो, जैसे कि इकोलॉजी होती है ना हमारी, इकोलॉजी क्या होती है? जो कि संबंध देखती है लोगों का उनके एनवायरनमेंट से, आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में, वही सब तो हम पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी जैसे लोगों का संबंध देखता है अपने पर्यावरण के साथ, उसी तरीके से जो व्यक्ति लोगों का जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों के बीच अगर क्या देख रहा है? रिलेशनशिप देख रहा है, तो वो होगा मीडिया इकोलॉजिस्ट, ठीक है, मीडिया पारिस्थितिक बिंदु। इकोलॉजी से आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1857? 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 3 यूनिवर्सिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, बिकॉज ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है? 3 चूज करने हैं आपको, यानी एक यूनिवर्सिटी है बस जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1857 में नहीं हुआ था, बाकी 3 का हुआ था। तो देखो, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद, इनमें से आप किस तरीके से याद रख सकते हो? BMC, इन तीनों यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ था 1857 में। BMC से आप याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से आप निमोनिक बना लीजिए, EMB बना लीजिए या MBE बना लीजिए, लेकिन BMC ज़्यादा C, ठीक है। तो BMC ज़्यादा सही है। BMC से आपको याद रखना है 1857। B मतलब बॉम्बे, M मतलब मद्रास और C मतलब कलकत्ता। इन तीनों यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1857 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट 1857 में नहीं हुआ था, आई थिंक 1887 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ABC। Among the following types of sampling techniques, which one is also known as judgmental sampling? इन चारों में से जजमेंटल सैम्पलिंग आप किस सैम्पलिंग को कहते हो? कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग? तो देखो, जजमेंटल सैम्पलिंग का यहाँ पर बेसिकली दूसरा नाम पूछा गया है। तो जो आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, जो आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग अपना सैंपल का चयन करते हो, उसका दूसरा नाम होता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जो कि मैंने आपको सैम्पलिंग के टाइप्स वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को याद रख सकते हो ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। देखो, असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बार घबरा जाते हो आप सॉल्व करते हुए। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही काम रहना है और ये देखना है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों सही बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, उसके बाद ये देखिए कि जो रीजन है क्या वो सच में रीजन है असर्शन का या नहीं। ये 2 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं बस। तो देखो, यहाँ पर असर्शन कह रहा है सर्वेस कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट हैव विटनेस्ड अ ह्यूज ग्रोथ सिंस द लेट 1990s, यानी 1990s के दशक के उत्तरार्ध से इंटरनेट पर संचालित सर्वेक्षणों में भारी वृद्धि हुई है। 1990s के बाद से ऑनलाइन सर्वेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। रीज़न कह रहा है इंटरनेट यूज़र्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन। क्या ऐसा होता है कि इंटरनेट के जो प्रयोक्ता हैं या इंटरनेट जो यूज़र्स हैं वो हमेशा जनसंख्या के एक अनबायस्ड सैम्पल का काम करते हैं, वो बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं जो इंटरनेट यूज़र होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट यूज़र हैं वो हमेशा अनबायस्ड सैम्पल का काम करेंगे हमारी रिसर्च के लिए? तो ऐसा नहीं होता है। पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि रीज़न जो है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। असर्शन तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। मैंने कहा ना आपसे पहले, आप ये देखिए असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं या फिर एक गलत है उनमें से।
तो असर्शन और रीज़न में हमारा असर्शन तो यहाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन रीज़न हमारा गलत है, रीज़न है ही रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट यूज़र कैसे कह सकते हो आपके आप अनबायस्ड होंगे, वो भी तो इंसान है, तो वो बायसनेस उनके अंदर होगी, सब्जेक्टिविटी होगी, तो उनको आप पूरी तरीके से अनबायस्ड सैंपल नहीं कह सकते पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर रीज़न हो जाएगा रॉन्ग और असर्शन हो जाएगा सही, और आपके क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में भी करवाया था, इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट उनकी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक एक क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर चैनल नंबर हैं और आगे दिए गए हैं उनके नाम। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वयं प्रभा के 1 to 10 जो चैनल्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, और उनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। तो अगर आप लोगों ने वो ट्रिक देखी थी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर लोगे। CH4, CH5, CH6, CH7 4 चैनल्स के नाम दिए गए हैं और आगे उनका नाम, मतलब चैनल्स के नंबर दिए गए हैं और आगे उनका नाम क्या क्या है? प्रबंधन, कौटिल्य, सारस्वत और विदिक। तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा? ए का होगा यहाँ पर हमारा 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 होता है हमारा सारस्वत। जो चैनल नंबर 4 का नाम है वो है सारस्वत। चैनल नंबर 5 का नाम है, देखो ऑप्शन नंबर 3 है ना हमारा, चैनल नंबर 5 का नाम है, बी का होगा 1 प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद सी का होगा 4 विधिक और 7 का होगा कौटिल्य। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे किस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हैं 10 चैनल्स जिनके अलग अलग नेम हैं। तो याद कैसे रखना है आपको, मैंने उसमें ट्रिक में भी बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, चैनल 1 to 5 एंड 6 to 10। देखो बगीश एक लड़के का नाम है, वो संस्कृत पर बोझ था। बगीश संस्कृत प्रबोध है ना, प्रबोध की जगह आप मानिए परबोझ। बगीश को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी, वो संस्कृत पर बोझ था। उसके बाद एक लड़की आती है सरस्वती, तो सारस्वत से आपको याद रखना है सरस्वती। उसने उसका प्रबंधन किया कि मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी, तो बगीश संस्कृत प्रबोझ यानी परबोझ था। उसके बाद सरस्वती से सारस्वत आई और उसने कहा कि मैं प्रबंधन करूंगी, तुम्हें संस्कृत मैं पढ़ाऊंगी। इस तरीके से 5 हो गए। उसके बाद चैनल नंबर 6 to 10 कैसे याद रखना है आपको? विधि एक लड़की है, यहाँ पे बगीश एक लड़का था, इधर आपकी कहानी की शुरुआत होगी लड़की से। तो विधि एक लड़की है, वो कोर्ट मैरिज करती है। कोर्ट से आपको याद रखना है कौटिल्य, वो कोर्ट मैरिज करती है, किसके साथ करती है? आर्यभट्ट के साथ करती है, और उसके साथ फिर टाइम स्पेंड करती है। स्पेंड से आप याद रखोगे स्पंदन, और उसके बाद लास्ट में वो देती है दक्षिणा। विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ, उसके साथ फिर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद लास्ट में दक्षिणा दी। इस तरीके से आप ये सारे चैनल्स के नेम्स अच्छे से याद रख सकते हो एग्जाम में। विच वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आपको ये बताना है कि कौन सी एजुकेशन कमीशन थी हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद कौन सी एजुकेशन कमीशन थी जो सबसे पहले बनी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हैं सार्जेंट कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन। तो यहाँ आपको इसका सही आंसर बताना है। 34 क्वेश्चन का आप सभी को पता भी होगा, बहुत से लोगों को इसका आंसर। जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी वो थी हमारी राधा कृष्ण कमीशन। इसको मैं कैसे याद करती थी अपने टाइम पर? मैंने ऐसे याद किया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद ऐसे कनेक्ट कीजिए कि राधा और कृष्ण हमारे देश में पधारे, या फिर राधा और कृष्ण को हम एक तरीके से अच्छे वे में देखते हैं ना, तो राधा कृष्ण का आगमन हुआ जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने माइंड में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो राधा कृष्ण कमीशन का एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण कमीशन का दूसरा नाम है क्या। थोड़ा सा होमवर्क भी कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? देखो जो कमीशंस है ना, कमीशंस जैसे कि कोठारी कमीशन है उसके दूसरे नाम, इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसका दूसरा नाम, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन उसके दूसरे नाम, सारी कमीशंस के आपको दूसरे जो नाम हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी कमीशन जिसके द्वारा बनाई गई उनके नाम पर भी उनका नाम है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में सहायता कर सकता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होगा या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं जो कि हमारे एयर पोल्यूशन में फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन का काम करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत सी नई चीज़ें आपने समझी होंगी। और अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और पढ़ते रहिए। इन क्लासेस की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।